वाले हैं जो हमारे मैथ्स की सीरीज चल रही है, मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम देखेंगे जो आपने जैसे पिछले लेक्चर में देखा होगा, जो हमारा पिछले चैप्टर था क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन देखे, फॉर्मूला देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखे, और भी मतलब जो भी इंट्रोडक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा देख लिए, ट्रिग्नोमेट्री पूरी समझ ली, फॉर्मूले सब देख लिए। लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकते हैं, या फिर कैसे उसके अप्लाई कर सकते, क्या उसकी एप्लीकेशंस है, तो वो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। उसका हम यूज करना देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री का कैसे आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया, एकदम कंसिस्ट होकर अगर समझ लिया, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी, लेकिन जितनी भी बड़ी होगी, अगर आपने उतने टाइम अगर थोड़ा कंसिस्ट होकर बैठ गए और अच्छे से समझ लिया, तो डेफिनेटली आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे क्लियर हो जाएंगे। और इसमें से किस टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं 10th बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई चाहे एमपी बोर्ड, वो हम क्वेश्चंस देखेंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखने के बाद। तो अगर आपने वो पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं जो 10th बोर्ड में आ सकते हैं, उन पैटर्न पे अगर आपने वो क्वेश्चन समझ लिए, अच्छे सॉल्व कर लिए और जो आपने पूरा समझ लिया, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, आप अच्छे नंबर से ही पास होंगे। तो इसीलिए वो समझने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज अप्लाई करने से पहले हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं, हमने पिछले चैप्टर में समझी थी, क्योंकि उनका कुछ यूज होने वाला है इस चैप्टर में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने काफी डिटेल में बात करी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूंगा, रिकॉल कि क्या होता है। देखिए उसमें हमने देखा था किस ट्रिक से हमने याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर इसको लोग दूसरी ट्रिक से भी याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आप जिस भी ट्रिक से याद रखें, मैटर नहीं करता कौन सी ट्रिक से आप याद रख रहे हैं, जरूरी है कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन, बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस, परपेंडिकुलर अपन बेस क्या होता है, टेन। और इसी का उल्टा कर दो, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, और परपेंडिकुलर अपन बेस क्या हो जाएगा, कॉट। और बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस, हाइपोटेनस अपन बेस क्या हो जाएगा, सेक। और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है साइन, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉसेक। ठीक है, तो ये होते हैं सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बताया। और इसमें एक चीज और हमने सीखी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में हमने काफी अच्छे से बात की, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना भी सीखा था, आपको याद नहीं करवाई थी, हमने वहां बनानी बताई थी, जिससे आपको ऑटोमेटिकली याद हो गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, और अगर जिसने देखी है तो उसको इजीली इस लेक्चर में इजीली अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए उसमें हमने क्या कितने एंगल की बात करी थी, 0, 30, 45, 60 और 90। इसमें हमने कौन कौन से लिए थे एंगल, थीटा एंगल, साइन, कॉस, टेन, और भी लिए थे कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन हम इन्हीं तीन एंगल मेन एंगल का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यही तीन एंगल हैं, मतलब मींस यही तीन ट्रिग्नोमेट्रिक हैं जो जिनका यूज इस चैप्टर में मेनली होने वाला है। अगर आपको और भी जानना है टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे याद रखें टेबल को, या फिर और भी इसके जो होते हैं साइन कॉस सेक, उनकी वैल्यू क्या होती है, तो आप मेरी पिछले वीडियो देख सकते हैं। देखिए इसमें अगर बात करें साइन जीरो की वैल्यू हमने को पता है, हमने याद बनाना सीखे थे। साइन जीरो की होती है 0, इसकी होती है 1/2, इसकी होती है 1/√2, इसकी होती है √3/2, और इसकी होती है 1। इसका उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा 1, इसको उल्टी लिख दो, यहाँ से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी 1/√3, 1/√3, इसकी होगी 1, इसकी होगी √3 और इसकी होगी इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू है, ये हमने काफी पिछले लेक्चर में इनकी बात की थी। अब ये तो हो गया, आपको मैंने थोड़ा बेसिक याद दिला दिया पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या बात करी, क्योंकि इन चीजों का यूज होने वाला है। लेकिन अब मैं अब बात करेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट और व्यू के बीच में, मतलब वो पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो हाइट एंड डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, इन सबका यूज करके। तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ साइट। क्या, लाइन ऑफ
साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर हैं, आप ये नहीं है, एग्जाम्पल के आप मान सकते हो कोई ऐसी बॉडी है, मीन्स कोई इंसान है जो यहां से देख रहा है, ठीक है, और ये आपका रास्ता है और यहाँ पे ये ट्री है, ठीक है। तो आप जब यहां से इस ट्री का ये टॉप पॉइंट है, इस ट्री का ये टॉप पॉइंट है, इसको थोड़ा और क्लियर बना दे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इस ट्री का ये टॉप पॉइंट है, तो आप जहां से देख रहे हैं या फिर जो इंसान यहां से देख रहा है उसकी आई, इसको क्या बोलते हैं? व्यूअर। व्यूअर आई बोल सकते हैं, देखने वाले की आंख से जो मतलब जो वो देख रहा है जहां से अपनी आंखों से, तो जो टॉप पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। मतलब जिस चीज को देख रहा है, वैसे तो आपका ये ट्री है लेकिन ट्री क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट आप देख रहे हैं, तो इस जो लाइन बन रही है उस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। बस यही है, कुछ टफ नहीं है, बस यही है लाइन ऑफ साइट, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। इसकी आंख से इसका टॉप पॉइंट तक की जो बीच की डिस्टेंस है, या बोल सकते हो ये लाइन बन रही है, उसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब एक और चीज होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन वैसे तो आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक ट्राइंगल के ऊपर, हमको पता है ट्राइंगल में क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। यहाँ पे जो 90 डिग्री होता है जो आपको एंगल दिया, एंगल और 90 के बीच में जो लाइन बनती है उसे बोलते हैं बेस, और जो 90 डिग्री के साथ पे लाइन जो बनती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो ये होता है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने बेस जो होता था इसको क्या बोलते थे? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इसे क्या बोलते थे? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी? ये वाली। अब यहाँ के लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी? देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या डेफिनेशन होती थी कि ये बेस और एंगल के बीच में लाइन। अब यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे वही होगी, बस थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा, थोड़ा मतलब समझने का तरीका। यहाँ पे जी क्या है? व्यूअर। व्यूअर है, व्यूअर और ऑब्जेक्ट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। एक चीज और होती है अब इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? अगर आप ये जो लाइन देख रहे हैं इसको आप और पीछे लाएंगे यहाँ पर कहीं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी पीछे लाएंगे, तो ये कहीं कट करेंगे ये दोनों लाइन, तो यहाँ से ये कुछ एंगल पे कट करेंगे, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है θ1, तो इसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे ये एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को आप कैसे पहचानेंगे? मीन्स जो आप खड़े हैं तो वहां से आप किस एंगल पे देख रहे हैं टॉप पॉइंट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का टॉप पॉइंट आप किस एंगल पे देख रहे हैं उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको पता है हमने एंगल कैसे मेजर करते हैं, आपने अगर मेरी सारी वीडियोस देखी तो उनमें हमने काफी बात की है, जिसमें क्या होता है हम एंगल, जैसे एक प्लेन है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, तो इसमें हम एंगल कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स घड़ी की उल्टी दिशा में एंगल चलाते हैं। जैसे वहां पे हमारा क्या होता था? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन होता था, तो हम वहां से एंगल मेजर करते ऐसे घूमते थे, 30 14 यहाँ पे 90 हो जाता था, ऐसे करके यहाँ 3 यहाँ पे हो जाता था अपना 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे 360, ऐसे एंगल मेजर करते थे ऐसे। तो यहाँ पे वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी? एक्स एक्सिस। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ ऐसे एंगल पे कुछ देख रहा होगा, जैसे ये सामने में देख रहे हैं ये 0 एंगल, थोड़ा ऊपर देखेंगे तो ऐसे कुछ एंगल पे देख रहा होगा। तो जब आपको पता कैसे चलेगा? अब ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, पता कैसे चल रहा है कितने एंगल पे? तो इसको जब आप पीछे लाएंगे और इसको तो कट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये किसी एंगल पे है, तो वही एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसमें एक चीज और होती है, क्या? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? आप हर बार ऊपर तो देखेंगे नहीं, हो सकता है कभी आप
नीचे देख रहा है, नीचे की टॉप पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट देख रहे हैं। बॉटम मोस्ट पॉइंट मीन्स सबसे नीचे वाला पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये वाटर है, वाटर है। अब ये पेड़ है, जो ट्री है, उसकी शेडो बन रही होगी यहाँ पर अंदर वाटर में, शेडो बन रही होगी। तो जो शेडो बन रही है, तो ऐसी कुछ ऐसी ये बन रही होगी, ठीक है। इसकी कुछ ये शेडो बन रही होगी। तो आप जब इसकी शेडो देखेंगे ऊपर से ऐसा कुछ, तो आप इसका ये बॉटम मोस्ट पॉइंट देखेंगे, मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट, उस शेडो की मतलब जो परछाई बन रही है पानी में, उसके जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा, उसको अगर आप देखेंगे तो वो भी किसी एंगल पे दिख रहा होगा। देखिए आपको कैसे देखिए, ये हॉरिजॉन्टल, वो भी हॉरिजॉन्टल एंगल से आपको मेजर करनी है। देखिए ये आपकी कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी लाइन ऑफ, इसको जैसे लाइन ऑफ साइट बोल रहे हैं ना इन दोनों के बीच की लाइन को, ऐसे इसको भी लाइन ऑफ साइट ही बोलते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ, ये लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट, तो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा। वो यहाँ भी ये लिखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी किसी एंगल पे होंगे। इसको वैसे अगर एंटी क्लॉकवाइज आप मेजर करेंगे तो ये एंगल यहाँ से आएगा, लेकिन आप अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, वैसे आप वो मत समझिए, अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे तो आप ऐसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो जब आप एंगल लिखेंगे तो माइनस लगा के बता देंगे, तो माइनस सिर्फ ये शो करेगा कि आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ से 30 यहाँ पे ये कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या दिखा देंगे, -60 डिग्री। या फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज आप मेजर करेंगे, मीन्स यहाँ से क्या आपने दिखा दी, फॉर एग्जाम्पल -60 डिग्री। अगर आप यहीं से मेजर करेंगे तो वो आपकी कितनी होगी, यहाँ पर कितनी हो जाती है आपकी 270 डिग्री। यहाँ जब घूम के आएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, यहाँ पे 270 हो जाएगा। ये पूरा कितना होता है 90 में 60 आएगा, बचेगा 30। तो ये 30 पार्ट हो गया। तो 270 और 30 कितना होता है हमारा 300। क्या होता है 300। तो आप किसको बोल सकते हैं, ये आपका 300 डिग्री एंगल पे दिख रहा है, या फिर बोल सकते हैं क्लॉकवाइज में बोलेंगे तो -60 डिग्री पे। तो ये तो थोड़ा एंगल के बारे में होगी। तो मेनली अपन बात क्या कर रहे थे कि ये जिस एंगल पे कर रहा है कट, मतलब ये जिस एंगल पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे ये भी कहीं से देख रहा होगा, तो ये भी कुछ एंगल, ये वाला एंगल नहीं देखना आप, ये वाली लाइन ऑफ साइट और ये वाली लाइन ऑफ साइट के बीच का यहाँ का एंगल देख लें आप। ये एंगल नहीं देखना, आपको देखना है ये वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, ये सिंपल यहाँ पे लाइन ऑफ डिप्रेशन, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ डिप्रेशन। जब आप किसी बॉटम मोस्ट पॉइंट में सबसे नीचे वाले पार्ट को, किसी ऑब्जेक्ट के सबसे नीचे वाले पार्ट को देखेंगे तो उसे बोलेंगे लाइन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन। और सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट देखें, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो बेसिक हमने बता दिया, जिसका यूज होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए इन चीज़ों का। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे देखेंगे इनको अप्लाई कैसे करेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप इनको नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स हमारे पास आ चुका है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, ठीक है, इतना समझते हैं। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो किस पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, मतलब बहुत टाइट है, ऐसा नहीं कहीं से लूज वूज हो रही है, बहुत टाइट है। और टाइट द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड से इसको उसने हमें एक फिगर भी दिया है, देखिए जैसे लास्ट में बोला है सी फिगर, उसने हमें एक फिगर दिया है, जैसे ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से ये एक रोप बांधी है, ये क्या है, रोप है, कितनी मीटर लॉन्ग है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है। और ये क्या है, पोल, और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये फिगर में दिया है, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्या बोला है, टाइटली टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, वर्टिकल ग्राउंड से एक पोल है, ठीक है। और इसमें क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये हाइट, ये क्या है, पोल की हाइट है, हमें ये फाइंड करना है, मीन्स निकाल के देना है, ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30, मीन्स ग्राउंड से वो जो रोप बांधी गई है पोल तक, पोल के टॉप पॉइंट तक, टॉप पॉइंट यही है, तो यहाँ तक जो बांधी गई रोप, उसके बीच ग्राउंड और पोल के रोप के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है।
तो हमको ये सब गिवन है, हमको रोप की लेंथ दे के रखा है, एंगल दे के रखा है, और क्या ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, पोल की हाइट फाइंड करना है। तो सिंपल हम फाइंड कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसे पता, यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये हमारा एंगल है। तो आपको पता होगा कि जो हम बात की थी हमने कि जो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, जो गिवन एंगल होता है उसकी जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं, बेस, और जो 90 डिग्री के साथ जो लेंथ बनाता है उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो ये वाली लेंथ है बची हुई लॉन्गेस्ट लेंथ उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हमने समझ ली है। अब हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। अब आपको पता होगा अगर हम साइन 30 का फॉर्मूला लगाएं, साइन हमें एंगल कितना है 30 डिग्री, 30 गिवन है। अब मैं साइन का ही क्यों लगा रहा हूँ, कॉस भी लगा सकता हूँ, टेन भी लगा सकता हूँ, और भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही, मैंने याद करवाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमको एंगल दिया है, ठीक है, हाइपोटेनियस हमको पता है उसकी लेंथ, परपेंडिकुलर निकालना है, वही तो निकालना है, परपेंडिकुलर क्या है, हमारी पोल, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ऐसे थोड़ा सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट सब बना बनाया मिल जाएगा, आपको थोड़ा इतना सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बाकी आपको सब समझ आ ही जाएगा। क्वेश्चन में सब दिए रहते, कुछ टफ नहीं आना, बस थोड़ा बहुत आपको समझना है कि कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें, 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारा पोल है, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, पी ही लिख दीजिए, ठीक है। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, हाइपोटेनियस की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। साइन 30 का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने प्रेडिक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको बताया था कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की होती है 0, साइन 30 की होती है 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1/2 पुट कर देंगे, साइन 30 की वैल्यू, पोल परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, 20 ये है, तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे, आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल 10 मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं हमने इजीली फाइंड कर दी, पी हमारा क्या है, पोल की डिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं पोल हाइट, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या पूछा है, क्वेश्चन समझ लीजिए, कभी फिगर दिया होता है कभी नहीं दिया होगा, तो आप थोड़ा समझिए, और इसी पैटर्न पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आप सॉल्व होंगे। आप इसको नोट कीजिए, जब से इसके आगे का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मींस इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। देखिए आपके पास ये हाइट है, एक बिल्डिंग है आपके पास, उसकी हाइट कितनी देके रखी है, 7 मीटर, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बताया था कि जहां से आप देख रहे हैं वहां से आप किसी ऑब्जेक्ट की टॉप पॉइंट जब देखेंगे तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर आप हैं, तो आप जब यहाँ से, हो सकता है ये टावर है, और उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, मतलब जो बिल्डिंग की हाइट है उससे ऊपर ही है, तो आप जब यहाँ से देखेंगे वो टावर की जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उसने क्या बोला है, जो टावर है आपके पास, इसकी हाइट हमने मान ली h मीटर है, कितनी है, h मीटर है, ये टावर है, क्या है, टावर, और ये क्या है, हमारी बिल्डिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या बोल रहा है, केबल ऑफ टावर इज 60 डिग्री, मीन्स इसने क्या बोला है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 60 डिग्री एंगल पे देख रहा है, मीन्स आप यहाँ पर हैं अगर, तो आप यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर एंगल लेंगे तो वो 60 डिग्री बना रहा है, मतलब केबल का टॉप पॉइंट देख रहे हैं। फिर आगे क्या बोला, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे नीचे वाला पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो उसे बोलते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट, या फिर इसमें क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो आप जब यहां से देखेंगे इसका, इस बिल्डिंग सॉरी इस टावर का बॉटम पॉइंट, तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो कितना देख रखा है, ऑफ इट्स फुट इज 45, मींस इसके फुट से एंगल कितना बना रहा है, 45,
मीन्स ये वाला एंगल 45। ये सब आपको सोचना पड़ेगा। मीन्स इसके पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें डायग्राम दिया था, लेकिन इसमें हमें डायग्राम नहीं दिया है, इसमें हमें खुद बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो क्वेश्चन फिर ईजी, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला था इसलिए हमने, और कहाँ से बोला था, ऑफ इट्स फुट इज 45, तो हमने जो बिल्डिंग का फुट है वहां से हमने 45 डिग्री एंगल बना लिया है, इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहे हैं। आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, और यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो आप 60 डिग्री एंगल पे बना रहे हैं, मीन्स आप 60 डिग्री एंगल पे जो केबल का टॉप पॉइंट है आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट हो गई। ये हमारे, हमको ये निकालना है, क्या बोला है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये आपका जो टावर है आपको उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हमको ये पूरा हमने क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया, हमको समझ आ गया। आप इसको चाहे तो पॉइंट दे सकते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, आप इसे पॉइंट के नाम दे सकते हैं। तो ये हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। अब हमको ये हाइट बतानी है, तो हम इसमें कौन से फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले लगेंगे। देखिए, जैसे कि अगर हम इसमें मैंने सिर्फ इसको सॉल्व किया तो मेरे माइंड में आया tan का फॉर्मूला लगा सकते हैं, उससे इजी पड़ेगा। कैसे पता, देखिए हमको ये हाइट निकालनी है, हमको ये वाली डिस्टेंस तो पता है। देखिए आप सर थोड़ा सोचिए, आपको इजीली सर समझ भी आ जाएगा। देखिए ये वाली हाइट आपको पता है कितनी है, 7 मीटर। ये हाइट और मिल जाए तो आप उनको ऐड करके आप सिंपली डायरेक्ट बता देंगे कि टावर की हाइट इतनी है। ठीक है, तो हमको ये वाली हाइट निकालनी है। अब ये वाली हाइट निकालनी है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, हमको क्या, ये क्या है हमारा, इसमें ये हमारा 90 डिग्री बना रहे हैं, तो गिवन एंगल और 90 डिग्री के एंगल के बीच में जो लेंथ बनती है उसे क्या बोलते हैं, बेस। और ये क्या है हमारे परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, बेस हमारे पास नहीं है। बेस मिल जाए या फिर हाइपोटेनियस, एक कुछ चीज मिल जाए और तो एंगल हमारे पास है, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें बेस निकालना है। बेस निकालने के लिए आप यहाँ देख, यहाँ से निकाल सकते हैं बेस। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये आपके क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस है, ये क्या है आपका हाइपोटेनियस। तो आपको यहाँ पे एंगल दिया है। ठीक है, बेस ये है आपका, बेस आपका ये है। तो आप यहाँ से 10, 30, 10, 45 डिग्री अगर रखते हैं तो 10, 45, आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बताया था। 10, 45 tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का। अब आपको पता है कि थीटा भी हमको यहाँ पर गिवन है, कितना है, 45 डिग्री। हम कहाँ से निकाल रहे हैं, इसका हम बेस निकाल रहे हैं, हम ये वाली डिस्टेंस निकाल रहे हैं, जिससे हम ये वाली और ये वाली इक्वल है। तो ये वाली डिस्टेंस जितनी होगी वो इतनी होगी। हम जब ये निकाल लेंगे तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। एंगल हमें दिया है तो हम यहाँ सीधे मतलब डायरेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लगाते हैं 10, 45 डिग्री। एंगल हमें कितना देकर रखा है, 45, तो हम 45 पुट करेंगे। tan 45 का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी देकर रखी है, 7 मीटर। बेस हमको निकालना है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, 7 अपॉन बी मीन्स बेस। ठीक है, बी बेस कितना आ गया हमारा, 7 मीटर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा बेस कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया ना बेस। अब ये जितनी होगी वो, ये डिस्टेंस जितनी है उतनी ही ये वाली होगी। ठीक है, तो हम इसको वहां रख देते हैं, यहाँ पे हमने 7 मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ ट्राइंगल ऐसा दिख रहा होगा, ये 7 है, ये 60 डिग्री है, और ये हमें हाइट पता करनी है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हमको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan के लगेगा। कैसे पता, क्योंकि देखिए हमें निकालना है परपेंडिकुलर, बेस हमको दिया है, एंगल भी हमको दिया है। आपको पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सही लिखा है, हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, tan 60 की वैल्यू हमको पता है। सिंपली आप निकाल देंगे यहाँ से। तो tan 60 डिग्री का tan 60 में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, P1 मान सकते हैं आप इसे, अगर इसे P मान रहे हैं तो P1। ठीक है, और बेस क्या है हमारा, 7। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आपको पता ही होगा, हमने जो टेबल थी उसमें
पूरी ड्रॉ की थी, यहाँ से यहाँ तक 10 0 की थी, 0, 1/√3, 1, √3 एंड देन इन्फाइनाइट। ऐसी वैल्यूज थी 0, 30, 45, 60 और 90 की। ठीक है, तो 10 60 कितनी होती है 30, √3। ठीक है, तो P1/7, P1 की वैल्यू कितनी आ गई 7√3। आप इसको और सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू होती है 7 × 1.71। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आपके लिए सफिशिएंट होगा। बोर्ड एग्जाम बस आप यहाँ तक सॉल्व कर दिया, अगर आपने ये डायग्राम बना दिया और आपने थोड़ा ये सॉल्व कर दिया, अगर कैलकुलेशन में ना ज़्यादा नहीं उलझे, आपने सिर्फ जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यहाँ तक था, ये समझा दिया, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारी ये वाली डिस्टेंस आ गई है, ये कितनी है 7√3। ठीक है, ये सब हमने निकाला P1, और ये डिस्टेंस हम कितनी है निकालना है, नहीं निकालना है, क्योंकि हमें ये दी हुई थी कितनी 7 मीटर। अब ये जितनी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, तो 7 ये हो गई। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको ऐड कर देंगे, या फिर बोल सकते ये P1 है तो आप इसको बोल सकते हैं क्या P2 बोल सकते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो P1 + P2। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आप P1 क्या है हमारा BE। ठीक है, प्लस ये क्या है E और D। ठीक है, E और D, BE कितना हमारा 7√3 और AD कितना है 7। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐड करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका सिंपली आप लिख देंगे 7√3 + 1। कैसे, 7 आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा √3 + 1, अदरवाइज सिर्फ यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो सॉल्व आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपने देखा, इसमें मैं आपको एक बार थोड़ा कंक्लूजन में समझा देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे आपको थोड़ा सोचना था। आपको सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करना था, अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन समझ आ गया, आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें और कुछ नहीं था। तो सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करना था। तो इस तरह के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इसके पैटर्न पे अगर आपने सॉल्व कर लिया और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर आपने लगा लिए तो डेफिनेटली आप 80+ क्रॉस कर जाएंगे मैथ्स में। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।